हम्म, तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे क्लास कॉन्सेप्ट के बारे में जावा में, ठीक है। तो ज़्यादा बेसिक्स में नहीं चलते हैं, नॉर्मल हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जैसे कि हम लोग का क्लास एक क्रिएट होता है। तो नॉर्मल एक क्लास के लिए हम लोग का सिंटैक्स क्या होता है। तो एक क्लास रहता है, देन क्लास नेम। ओके, तो क्लास नेम के अंदर में मुझे क्या मिलता है यहाँ पे मेरा या तो फिर डाटा मेंबर्स, और वहाँ पे मेंबर फंक्शन से मेरा रहता है, ठीक है। तो नॉर्मल अगर मैं कोई क्लास को नॉर्मल एक बोल रहा हूँ, तो सबसे पहले हम लोग का क्लास होता क्या है, ठीक है। तो क्लास क्या होता है कि यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप ही होता है मेरा क्लास, ठीक है। तो क्लास मेरा एक यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप होता है, जो कि अगर अगर हम लोग ऊप्स कॉन्सेप्ट में जाएंगे पहले, ऊप्स के हिसाब से हम लोग का क्लास क्या होता है, वहाँ से हम लोग का क्लास मेरा एक था यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप। ओके, तो क्योंकि मेरा ये यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप था, तो मुझे अगर यहाँ पे नॉर्मल जैसे हम लोग इंट एक्स यूज़ करते हैं, तो उसके बाद हम लोग एक्स को कुछ क्या करते हैं, कुछ देते हैं, मतलब वैल्यू देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इंट एक्स बोलता हूँ, तो जैसे हम लोग यहाँ पे इंट एक्स एक्स इज 10 लिखते थे, यहाँ पे मैं एक्स को क्या बोलता था, यहाँ पे मैं एक्स को बोलता था डिक्लेरेशन। और यहाँ पे जो एक्स इक्वल टू 10 था, इसको मैं बोलता था इनिशियलाइजेशन, ठीक है। तो डिक्लेरेशन में क्या होता है हम लोग के पास, पहले क्या होता था ना, हम लोग के पास एक एक्स होता था। सोचो कि मेरा एक मेमोरी क्रिएट होता था, इंट एक्स जब बोलता हूँ, तो इसका नाम चला गया सपोज एक्स, ठीक है। और जब इनिशियलाइज करते थे, बिना इनिशियलाइजेशन का हम लोग इसको किसी ऑपरेशन में नहीं लगा सकते, क्योंकि सपोज सोचो कि यहाँ पे मैं x+2 लिखता हूँ, तो x में मेरा तो कुछ वैल्यू है ही नहीं। तो x+2 लिखने से मेरा क्या आंसर आएगा, तो यहाँ पे मेरा कुछ है नहीं वैल्यू। तो इसीलिए मुझे ऑपरेशन से पहले क्या करना पड़ता है, तो पहले ये जो मेमोरी है उसको मुझे कुछ डाटा देना पड़ता है, ठीक है। तो सपोज उसके लिए मुझे इनिशियलाइजेशन चाहिए। सपोज मैं x को 10 दिया, तो यहाँ पे अभी मेरा 10 आ गया। तो अभी अगर मैं x+2 लिखता हूँ, तो मेरा क्या होगा, यहाँ पे मेरा 12 का आंसर मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा नॉर्मल होता था। तो ये मेरा इंटीजर, ये मेरा प्रिमिटिव डाटा टाइप है। तो यहाँ पे मेरा इंटीजर एक तो डाटा टाइप है। अगर मैं खाली इंट लिखता हूँ, ठीक है, तो खाली इंट लिखने से इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कुछ नहीं होता। मतलब इंट मेरा बस क्या करता है ना, एक इंटीजर और डाटा टाइप को रेफर करता है। लेकिन इसके अंडर में जब मैं एक्स एक वेरिएबल क्रिएट किया, तो अभी एक्स क्या हो गया ना, एक्स मेरा एक मेमोरी हुआ व्हिच इज कैपेबल टू टेक इंटीजर टाइप ऑफ डाटा, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग के पास यूजर डिफाइंड डाटा टाइप बनाने के लिए भी हम लोग के पास ऑप्शंस है। जैसे कि मेरा एक स्ट्रक्चर बोल सकते हो, उप्स कॉन्सेप्ट के हिसाब से स्ट्रक्चर है, क्लास है, वो सब एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है, ठीक है। तो हम लोग का ये जो क्लास है, एक्चुअली में क्लास मेरा क्या है, एक तो यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। क्योंकि मेरा क्लास एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है, तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले ये क्लास को मुझे मतलब कैसे ये क्लास मेरा कॉन्स्ट्रक्ट हो, उसके हिसाब से मुझे पहले डिजाइन करना पड़ेगा। सोचो कि मुझे मतलब क्लास में मैं कुछ इंटीजर दूं, या फिर सोचो कि ये क्लास में सपोज मैं इंट एक्सेप्ट ले रहा हूँ और एक फ्लोट वाई ले रहा हूँ। इसका मतलब ये जो क्लास, ये क्लास है डाटा टाइप ही है ना। तो सपोज ये क्लास का नाम है मेरा एक्स ही है। सपोज ये क्लास का नाम मैंने माई क्लास रख रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि एक तो डाटा टाइप है, तो माई क्लास खाली लिखने से भी इसका मतलब कुछ नहीं होता, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे खाली इंट लिखने से मेरा कुछ वैल्यू नहीं मिलता, तो खाली माई क्लास लिखने से भी कुछ नहीं होता। तो मुझे अगर माई क्लास के अंडर में मुझे एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ता है हमेशा के लिए। तो सपोज माई क्लास में मैं एक करके तो वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। इसका मतलब क्या होगा ना, एम मेरा एक वेरिएबल क्रिएट होगा किसके अंडर में ना, माई क्लास के अंडर में, ठीक है। तो ये था मेरा उप्स कॉन्सेप्ट, जो नॉर्मल हम लोग C++ में या फिर कहीं पे हम लोग यूज़ करते थे, ठीक है। तो जावा में हम लोग का थोड़ा सा एडवांस होके आता है यहाँ पे। जैसे कि मेरे पास यहाँ पे मुझे एक्सेस स्पेसिफायर बहुत ज़्यादा मिल जाता है। नॉर्मल हम लोग उप्स में क्या करते हैं, हम लोग खाली उसका पब्लिक, प्राइवेट या फिर प्रोटेक्टेड वो सब यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मेरे पास एक्सेस स्पेसिफायर ज़्यादा है, तो हम लोग इतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे। हम लोग नॉर्मल एक क्लास कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है। तो एक क्लास क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, सपोज एक छोटा सा क्लास में क्रिएट कर रहा हूँ। पहले देखते हैं क्लास कैसे क्रिएट होता है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कहाँ पे वो हम लोग का स्टोर होता है वो सब देखेंगे, ठीक है। सोचो कि एक छोटा सा एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, क्लास सपोज यहाँ पे मैं क्लास नेम दे रहा हूँ डेमो,
ठीक है, डेमो करके तो क्लास नेम दिया, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कुछ वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ, जैसे कि सपोज इंट एक्स एंड वाई, दोनों वेरिएबल क्रिएट किया, ठीक है। और ये जो इंट एक्स एंड वाई मैंने क्रिएट किया, इसका मतलब क्या हुआ ना, बाय डिफ़ॉल्ट। हाँ, और एक चीज़ है, क्लास में मुझे प्राइवेसी मिलता है, जैसे कि मेरा डाटा टाइप को चाहूँ तो मैं पब्लिक, या तो फिर मैं प्राइवेट उसको मेरे हिसाब से डिक्लेयर कर सकता हूँ। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जितना सारा मेरा क्लास रहेगा, जितना सारा मेरा डाटा रहेगा, वो सब पब्लिक होता है, ठीक है। अगर मुझे प्राइवेट उसको डिक्लेयर करना होता है तो मुझे उसके लिए प्राइवेट वहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सोचो नॉर्मल मैंने क्लास क्या ले लिया ना, एक तो क्लास ले रहा हूँ डेमो, इसको डेमो 1 कर देता हूँ, ठीक है। डेमो 1, यहाँ पे इंट एक्स वाई ले लिया 2 ठो, और सपोज यहाँ पे और एक क्लास ले रहा हूँ, क्लास डेमो 2, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ले जा रहा हूँ सपोज इंट ए एंड बी, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास अभी 2 क्लास क्रिएट किया, एक क्लास हुआ मेरा डेमो 1 और एक क्लास है मेरे पास, और वो क्लास क्या है मेरा डेमो 2 करके एक तो क्लास है, ठीक है। और एक बात मुझे बोलो, तो यहाँ पे मेरा 2 क्लास मैंने डिक्लेयर किया, एक हुआ मेरा डेमो 1, दूसरा हुआ मेरा डेमो 2, ठीक है। और हम लोग को ये भी तो पता है मेरा मेन क्लास क्या रहेगा, जो नॉर्मल, सपोज मैं जैसे कि पहले हम लोग जावा में नॉर्मल हम लोग लिखते थे, वैसे सपोज यहाँ पे कोई क्लास में लिख रहा हूँ कि क्लास टेस्ट करके, और इसके अंदर मेरा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन रहता है, जो कि मेरा मेन मेथड है। स्ट्रिंग एआरजीएस, ओके। तो ये मेरा मेन मेथड है, और मेन मेथड ही मेरा किस लिए यूज़ होता है ना, मेरा एग्जीक्यूशन हमेशा मेन मेथड से ही स्टार्ट होता है। तो जो भी कुछ भी मुझे रन करना पड़ेगा, मुझे मेन मेथड के अंडर से मुझे किसी को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कि सपोज ये जो क्लास डेमो 1 हुआ और क्लास डेमो 2 हुआ, तो उसको अगर मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सेस करना पड़ेगा, तो मुझे पहले इन लोगों का एक तो वेरिएबल चाहिए होता है, ठीक है। तो वेरिएबल यहाँ पे मैं कैसे डिक्लेयर करता हूँ ना, डेमो 1, ठीक है। डेमो 1 का सपोज कोई वेरिएबल मैंने क्रिएट किया डी, ओके। तो सपोज मैंने डेमो 2 का कोई वेरिएबल क्रिएट किया डी, डेमो 2 का कोई वेरिएबल क्रिएट किया सपोज D2। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ ना, डी इज इक्वल्स टू न्यू डेमो 1 एक तो लिखना पड़ेगा, सम बोल रहा हूँ, इसको हम लोग किस लिए लिखते हैं, और एक इंस्टेंशिएट इसको करता हूँ मैं, ठीक है। D2 इक्वल्स टू न्यू डेमो 2। तो यहाँ पे ये जो D है और ये D2 है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। मतलब वेरिएबल ऑफ द क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। नॉर्मल जैसे हम लोग इन के अंडर में कोई x लिखते थे, तो x क्या है, इंटीजर क्लास के लिए एक तो वेरिएबल है। उसी तरह हम लोग जैसे डेमो 1 डी लिखे, मतलब डेमो 1 मेरा एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप ही है ना, एक क्लास डेमो 1 है ना, तो डेमो 1 के लिए मेरा एक तो वेरिएबल क्या हुआ ना, डी हुआ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास बोलते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है, मेरा जो जब मेरा JVM के अंडर में सब कुछ जो रन कर रहा होगा, तो मेरे पास सोचो ये मेरा मेमोरी है, ठीक है। तो मेमोरी में मेरा 2 पार्ट आता है, एक आता है तुम लोग का स्टैक मेमोरी, और एक होता है हम लोग का हीप मेमोरी। सोचो ये मेरा स्टैक मेमोरी है और ये मेरा हीप मेमोरी होता है। नॉर्मल अगर मैं ये इसको रन करवाऊंगा, नॉर्मल मेरा कहाँ पे रन होता है, रैम में ही रन होता है। जितना सारा एप्लीकेशन मेरा रन होगा तो रैम में रन करेगा, ठीक है। लेकिन मैं जो इसको कंपाइल करूँगा पहले जावा सी के थ्रू, उसके बाद उसको जो हम लोग इंटरप्रेट करते हैं जावा में, तो वो जो रन करके मुझे आउटपुट देता है, मुझे कैसे देगा, मेरा JVM के हिसाब से तो मुझे आउटपुट मिल रहा है ना, JVM जावा वर्चुअल मशीन के अंडर में ही मेरा सब कुछ काम करेगा ना। तो वहाँ पे क्या होता है, मेरा एक जो मेमोरी होता है, वो मेमोरी मेरा 2 पार्ट क्रिएट होता है। एक होता है मेरा स्टैक मेमोरी और एक होता है मेरा हीप मेमोरी। तो हीप मेमोरी में क्या होता है, ये जो क्लास का जो हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो सपोज वो उस क्लास का ये जो ऑब्जेक्ट होता है वो वहाँ पे सेव होता है, लेकिन इसका जो रेफरेंस होता है, ठीक है, वो रेफरेंस कहाँ पे सेव होता है मेरा, तो वो रेफरेंस सेव होता है मेरा स्टैक में सेव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो अभी डेमो डी करके हम लोग जो अभी क्रिएट किए, तो एक्चुअली में ये क्या हुआ ना, ये मेरा रेफरेंस के हिसाब से जाएगा, क्योंकि इसके पास मेरा अभी कुछ है ही नहीं, ठीक है। सपोज सोचो ये मेरा हीप मेमोरी है, तो जैसे मैं डेमो डी क्रिएट किया, तो यहाँ पे एक तो मेमोरी उसका रेफरेंस क्रिएट हो जाता है यहाँ पे डी करके। लेकिन डी इक्वल टू जब न्यू डेमो 1 लिखा,
तो वो न्यू डेमो वन का न्यू क्या होता है, एक तो कीवर्ड होता है, न्यू एक तो कीवर्ड होता है जिसका काम क्या होता है, वो कुछ मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। तो न्यू सपोज सोचो, न्यू के हिसाब से मैंने क्या किया, यहाँ पे एक तो मेमोरी मेरा ऑक्यूपाई हो गया, ठीक है, कुछ मेमोरी मेरा ऑक्यूपाई हुआ। और यहाँ पे जो डेमो D1 करके, इसको हम लोग कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। तो ये जो कंस्ट्रक्टर होता है, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो क्लास को हम लोग डिजाइन जिससे किए हैं एग्जैक्टली वैसा ही क्या करता है, जो भी वो आर्किटेक्चर मुझे दे देता है, ठीक है। मतलब सोचो अगर मेरे यहाँ पे न्यू डेमो वन लिखा, तो डेमो वन में मेरा एग्जैक्टली डेमो वन जैसा यहाँ पे डिक्लेयर किया हूँ वैसा ही सपोज यहाँ पे चला गया, जहाँ पे मेरा दो चीज़ है, एक है मेरा एक्स, सोच लो कि इसके अंदर क्लास के हिसाब से मेरा जो भी कुछ है यहाँ पे है मेरे पास, सब कुछ मेमोरी वगैरह जो भी है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों अलग अलग है मेरे पास, मतलब डी रह गया कहाँ पे, स्टैक मेमोरी में, और हीप मेमोरी में क्या हुआ, एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट होता है, मतलब एक्चुअली में जो मेरा मेमोरी होता है वो यहाँ पे क्रिएट हुआ, ठीक है। डी बस मेरा एक रेफरेंस है, यहाँ पे जो डी क्रिएट हुआ ये मेरा बस एक रेफरेंस है, ये रेफरेंस ऑफ द क्लास इसको बोला जाता है, ओके। और ये जो मेरा यहाँ पे हीप मेमोरी में मैंने क्रिएट किया, ये मेरा एक्चुअल मेमोरी होता है, रियल टाइम एंटिटी हो गया, ठीक है। रियल टाइम एंटिटी मतलब क्या होता है, ये एक्चुअली में मेरे पास कुछ मेमोरी होता है जिसके पास मेरा कुछ डाटा रह सकता है, ठीक है। और जब तक ये दोनों मेरा क्या नहीं होता ना, रेफर नहीं कर देता ये मेमोरी को इसके साथ, तो तब तक मैं क्या करता हूँ, हाँ और एक चीज़ मैं बोलना भूल गया कि हम लोग की जो हीप मेमोरी में ये जो मेमोरी मेरा क्रिएट हो गया रियल टाइम एंटिटी में, जिसको बोल सकता हूँ, बोल रहा हूँ इसको मैं डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, कैन नॉट एक्सेस डायरेक्टली। इसको एक्सेस करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, एक रेफरेंस चाहिए होगा, ओके। तो इसलिए मेरे पास जो रेफरेंस होता है वो क्या करता है, एक मिडिल मैन के जैसा काम करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो कुछ भी हम लोग रन करते हैं वो कहाँ से रन करते हैं, हम लोग का जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, मतलब मेरे पास जो मेन मेथड होता है, तो मेन मेथड से हम लोग किसी को कॉल कर सकते हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ा, ये क्लास एक तो रेफरेंस क्रिएट किया, तो एक्चुअली में ये जो डी होता है, तो ये डी को मैं क्या बोलता हूँ ना, रेफरेंस ऑफ द क्लास, जो कि मेरा यहाँ पे क्रिएट हुआ है स्टैक मेमोरी के अंदर में, ठीक है। जब मैंने डी इज इक्वल टू न्यू डेमो वन किया, जैसे कि हम लोग लिखते थे इंट एक्स, एक्स का मतलब क्या हो गया ना, एक मेमोरी क्रिएट हो गया मेरा, बस जिसका नाम क्या है ना, एक्स है, लेकिन अभी तक उसका कुछ वैल्यू नहीं गया। मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब मैंने किया एक्स इज इक्वल टू 10, तो क्या होता है ना, 10 का जो वैल्यू 10 है वो चला जाता है, असाइन हो जाता है हमारा एक्स को लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, तो थोड़ा उसी हिसाब से, तो मैं जब डेमो डी किया, तो डेमो वन डी जब लिखा, तो डी करके तो रेफरेंस मेरा क्रिएट हुआ कहाँ पे ना, स्टैक मेमोरी में। तो डी इज इक्वल टू न्यू डेमो वन लिखने से क्या होता है, ये जो क्लास का एक्चुअली में मेरा यहाँ पे जो क्रिएट हुआ, इंस्टेंशिएट हुआ, इसको बोला जाता है इंस्टेंशिएट करना। तो ये जो क्लास मेरा इंस्टेंशिएट हुआ यहाँ पे, तो ये अभी रेफरेंस तो क्रिएट हो गया, तो इसको कनेक्शन दे दिया। तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ ना, डी के थ्रू इसके अंडर में जो कुछ भी है डॉट ऑपरेटर यूज करके, सपोज मैं डी डॉट एक्स समथिंग वैल्यू, डी डॉट वाई समथिंग वैल्यू, इसको अभी मैं एक्सेस कर सकता हूँ, किसके थ्रू ना, वो रेफरेंस के थ्रू। तो जैसे कि मैं यहाँ पे सपोज लिख सकता हूँ डी डॉट एक्स इजिकल सपोज 10, या फिर डी डॉट वाई इजिकल सपोज 20, तो अभी मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये था मेरा नॉर्मल बेसिक रहता है क्या ना, जब एक क्लास हम लोग क्रिएट करते हैं तो क्लास का रेफरेंस हम लोग का स्टैक मेमोरी में क्रिएट होता है, लेकिन क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है एक्चुअल में जो मेमोरी होता है वो क्रिएट होता है हीप मेमोरी के अंदर में। इसीलिए मुझे क्या करना पड़ता है, दोनों को रेफरेंस करना पड़ता है, जिसको हम लोग डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं अगर मैं चाहूँ तो। ये दोनों लाइन को मैं एक साथ में कैसे लिखूँ ना, डेमो डी वन इक्वल्स टू डेमो वन डी इक्वल्स टू न्यू डेमो वन,
तो इसको बोलता हूँ ना, क्लास को मैं एक ही साथ में न्यू ऑपरेटर के साथ उसको इंस्टेंशिएट कर दिया, मतलब डी के पास अभी मेरा रेफर हो गया क्लास का। ठीक है, तो इसको लेके हम लोग थोड़ा चेक करते हैं, थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि अगर मैं सपोज मेरा यहाँ पे 2 क्लास है, तो 2 क्लास है मतलब यहाँ पे मेरा और एक भी रेफरेंस रहेगा। सपोज यहाँ पे मेरा और एक रेफरेंस रह रहा है D2 करके। ठीक है, तो ये भी मेरा एक रेफरेंस ही है। तो यहाँ पे जो रेफरेंस है, तो वैसे यहाँ पे जो न्यू D2 को न्यू डेमो 2 भी लिखा हूँ, तो उसके हिसाब से यहाँ पे मेरा क्या हुआ होगा, और एक हुआ होगा, ये मेरा हीप मेमोरी में डेमो 2 के हिसाब से यहाँ पे जनरेट हुआ होगा, मतलब जो भी आर्किटेक्चर है वैसे जो भी है उसी हिसाब से रहा होगा, और ये इसको रेफर करता है। तो हम लोग क्या अभी चेक करेंगे, क्या D2 मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट को रेफर कर सकता है या नहीं। तो अलग अलग रेफर करके चेक करते हैं हम लोग प्रोग्राम में डायरेक्ट। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो होता है, इसलिए मैं क्या बोलता हूँ, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट को मैं बोलता हूँ इंस्टेंस ऑफ द क्लास में बोल सकता हूँ। ऑब्जेक्ट होता है ना इंस्टेंस ऑफ क्लास। ओके, और रेफरेंस क्या होता है, पॉइंट्स टू दैट इंस्टेंस। जैसे कि हम लोग का पॉइंटर कॉन्सेप्ट था सी में। ठीक है, उसी के तरह मेरा ये जो रेफरेंस होता है, इसके पास क्या होता है, मतलब ये मेमोरी का रेफर कर रहा है का मतलब क्या होता है, ये मेमोरी का कुछ जो हम लोग का जो एड्रेस होता है वो यहाँ पे सेव होता है। रेफरेंस के पास इस मेमोरी का एड्रेस ही होता है। ठीक है, तो हम लोग नॉर्मल एक क्लास डिफाइन करते हैं। सपोज चेक करते हैं, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक क्लास, नॉर्मल एक क्लास ले रहा हूँ कि क्लास अच्छा, मुझे और एक चीज़ बोलो कि मेरे पास सपोज 3 क्लास है यहाँ पे। मेरा नॉर्मल प्रोग्राम हमेशा क्लास के नेम के हिसाब से ही मैं सेव करता हूँ ना मेरा प्रोग्राम को। तो यहाँ पे मेरा डेमो 1 है, डेमो 2 है, और यहाँ पे मेरा टेस्ट है। तो यहाँ पे अगर मैं ये फाइल को, जावा फाइल को मैं, मतलब ये जावा प्रोग्राम को मैं सेव करना चाहूँ, तो कौन सा क्लास के नेम के हिसाब से मैं यहाँ पे सेव करूँगा। तो यहाँ पे मैं ये जो टेस्ट क्लास है उसके नेम के हिसाब से मैं यहाँ पे मेरा प्रोग्राम को सेव करूँगा। किस लिए ना, वो टेस्ट क्लास के अंदर ही मेरा मेन फंक्शन है करके। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मैं क्रिएट कर रहा हूँ तो क्लास test1, और test1 में मैं दे रखा हूँ int x = 10। ठीक है, ये मेरे पास एक क्लास हो गया। और एक क्लास में ले रहा हूँ सपोज क्लास test2। ठीक है, और यहाँ पे int x = 100 लिखा। ठीक है, मतलब ये अलग क्लास है, ये अलग क्लास है। ठीक है, यहाँ पे x अलग है, यहाँ पे भी x अलग है। और एक क्लास लिया मैंने, क्लास टेस्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन में स्ट्रिंग args args सपोज यहाँ पे लिख रहा हूँ कि test1 a, और एक लिखा test2 b इक्वल, सपोज यहाँ पे मैं नॉल कुछ पहले से दे दिया इसको। ठीक है, और यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ system.out.println ए को दिखा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे दिखा रहा हूँ बी को। तो इसको मैं सेव करूँगा। पहले सेव करने के लिए इसको मुझे सपोज .java में मैंने सेव किया। ओके, ई के अंदर, जावा प्रोक के अंदर। तो सेव करने के बाद
हम लोग क्या करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। पहले ई में गया cd जावा प्रॉक, उसके बाद पहले जावा सी का मतलब क्या होता है बोलो तो, कंपाइल कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहले ये जावा कंपाइल होता है, उसको कंपाइल कर रहा हूँ। मेरा टेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट जावा, ओके। तो वो पहले कंपाइल हो रहा है। अगर मुझे कुछ एरर था तो यहीं पे दिखाएगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ए। तो अच्छा, गलत क्या लिखा हूँ यहाँ पे मैंने, देखते हैं। यहाँ पे मुझे एरर क्या दे रहा है, कि एरर मुझे यहाँ पे दे रहा है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में जो ए लिखा हूँ मैं, तो वेरिएबल ए माइट नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड। तो यहाँ पे एरर क्या मिल रहा है ना, यहाँ पे मैं ए तो ले लिया लेकिन इसको मैं इनिशियलाइज नहीं किया हूँ। मतलब यहाँ पे बस मेरे पास क्या क्रिएट हुआ है, मेरे पास यहाँ पे ए है। सोचो कि मेरे पास क्या है, स्टैक मेमोरी, मेरे पास ए है, लेकिन मैंने क्या नहीं किया अभी तक, इसको अभी तक कुछ रेफर नहीं किया कोई भी चीज़ के लिए। तो ए का मतलब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, उसके पास बस एक एड्रेस है, मतलब एड्रेस भी नहीं है अभी तक। कैसे एड्रेस आएगा, अगर रेफर करूँगा तभी आएगा ना। तो इसका मतलब इसके पास कुछ है ही नहीं, तो इनिशियलाइजेशन हुआ ही नहीं। तो इसीलिए मुझे वो क्या दिखा रहा है एरर, कि अभी तक मैंने उसको इनिशियलाइज नहीं किया हूँ करके, तो वो मेरे पास एरर आ रहा है। लेकिन अगर इसको मैं सपोज इसको मैंने क्या किया, डीएक्टिवेट करके कमेंट कर दिया। अभी अगर मैं इसको मैं चेक करता हूँ, तो अगर इसको मुझे रन करना है तो जावा टेस्ट ऑब्जेक्ट, ओके, इंटर मारने से मुझे क्या मिल रहा है, नॉल मिल रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, तो यहाँ पे मैंने एक्चुअली में किया क्या हूँ ना, मेरे पास वही सेम चीज़ है, स्टैक मेमोरी एंड हीप मेमोरी है मेरे पास, दो चीज़, स्टैक मेमोरी एंड हीप मेमोरी है, ठीक है। तो मेरे पास दो क्लासेस है, क्या क्या, सपोज ये मेरा एक क्लास है test1 और ये मेरा एक क्लास है test2। ये बस मैंने डिज़ाइन के लिए लिखा हूँ, ठीक है। तो ये मेरा सपोज test1 है और ये मेरा test2 है, और इसके पास क्या है ना, x इज इक्वल टू 10 और इसके पास है x इज इक्वल टू 100, ठीक है। तो ये मेरा स्टैक मेमोरी है और ये मेरा हीप मेमोरी है, ठीक है। जैसे ही मैंने लिखा कि test1 a, इसका मतलब क्या हुआ, a करके मेरा एक रेफरेंस यहाँ पे क्रिएट हो गया। कहाँ पे ना, यहाँ पे मेरा एक रेफरेंस तो क्रिएट हो गया a करके, लेकिन अभी तक उसको मैंने इनिशियलाइज नहीं किया हूँ। लेकिन जब b जी को सपोज लिखा मैंने, यहाँ पे एक रेफरेंस किया हूँ, टेस्ट b लिखा हूँ, तो टेस्ट टू b लिखा, तो b को इसको मैं क्या दे दिया हूँ ना, नल दे दिया हूँ पहले से। मतलब यहाँ पे मेरा b एक रेफरेंस तो क्रिएट हुआ, लेकिन b को मैं क्या दे रहा हूँ ना, एक नल है, मतलब कुछ नहीं, नल मतलब तो कुछ नहीं होता, बस मैं क्या किया हूँ ना, नल इसको रेफर कर दिया b के लिए। तो इसीलिए मुझे क्या कर रहा है ना, b जब मैं देखता हूँ तो वो मुझे नल दिखा है यहाँ पे आउटपुट में, लेकिन a के लिए वो मुझे पहले एरर क्या दिया ना, a के लिए मुझे एरर दिया सिस्टम, मतलब यहाँ पे कि वो इनिशियलाइज नहीं हुआ है करके, ठीक है। तो ये मे भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अभी हम लोग चेक करते हैं, और एक केस चेक करते हैं। सपोज यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ए को मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ अभी, ए इज इक्वल्स टू न्यू test1, ठीक है। तो अभी मेरा ए को मैंने रेफर कर दिया test1 को, ठीक है। अगर यहाँ पे अभी मुझे SOP में ए एंड बी लिख रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, क्या मिल रहा है ना, test1 मतलब कुछ आर्बिटरी वैल्यू मिल रहा है मुझे, कुछ गार्बेज वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो ये मुझे किस लिए मिल रहा है गार्बेज वैल्यू ऐसा करके, मतलब मैंने बोल रखा था क्या ना, अभी मैंने जब लिखा test1, जब मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू न्यू test1, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे मेरा इनिशियलाइज तो इंस्टेंशिएट तो हो गया test1 के जैसा, मतलब test1 के जैसा यहाँ पे मेरा इंस्टेंशिएट हो गया, ठीक है। और इसके अंदर मेरे पास क्या है ना, x इज इक्वल्स टू 10 करके सपोज, ओके। तो इतना चीज़ यहाँ पे मेरा आ गया। तो रेफरेंस भी मैंने सक्सेसफुल रेफर भी उसको दे दिया। तो इसका मतलब इसका जो एड्रेस है, अभी इसका एड्रेस यहाँ पे आ रहा होगा,
जो कि जिसकी का नेम नहीं है कुछ भी, ठीक है। ये जो एड्रेस ऑफ मेमोरी यहाँ पे है, तो ये मेमोरी का कुछ नेम है नहीं ना, तो मेरा यहाँ पे रेफर का मतलब ये ए वाला मेमोरी, ये मेमोरी को बस रेफर कर रहा है। रेफर कर रहा है मतलब क्या होता है ना, इसका जो एड्रेस है वो यहाँ पे है, तो इसलिए जब मैं SOP ए को दिखा रहा हूँ तो वो मुझे क्या दिखाएगा, ऑब्वियसली उसका वो एड्रेस ही दिखाएगा, जो टेस्ट एट कुछ भी गार्बेज वैल्यू जो है वो एड्रेस जो होता है वो कुछ गार्बेज वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो सपोज इसको हम लोग, अभी हम लोग क्या ट्राई करेंगे, सोचो कि ये जो बी है, मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो इंस्टेंस किसको कर रहा है, test1 को ही इंस्टेंस कर रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, सपोज उल्टा दे के देखता हूँ, मतलब ए को या तो फिर मैं ये जो test2 के लिए रेफर करूँगा, या फिर बी को test1 के लिए मैं रेफर करूँगा, ठीक है। तो वो चीज़ मेरा पॉसिबल है कि नहीं वो हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो सपोज मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे test1 है, अभी a इज इक्वल्स टू न्यू test1 है ना, अभी मैं इसको न्यू test2 कर दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब वो जो test2 है, मैं यहाँ पे टेस्ट का b तो यहाँ पे क्रिएट किया, ठीक है। test1 के लिए मैंने a लिया, इसका मतलब क्या है, a इज कैपेबल टू टेक test1 टाइप ऑफ डाटा। देखते हैं ये पॉसिबल है कि नहीं है करके, यहाँ पे जावासी, ठीक है। तो वो क्या मुझे दिखाया ना, इनकम्पैटिबल टाइप्स test2 कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू test1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या होता है कि सोचो मैं अभी क्या ट्राई किया करने के लिए ना, यहाँ पे सपोज ये मेरा इसको, ये इसका इंस्टेंस है, इसका इंस्टेंस है और ये इसका इंस्टेंस है, ठीक है। मैंने क्या किया, जब इंट एक बात सोचो कि मैंने जब इंट x लिखता हूँ, तो इसका मतलब x जो मेरा क्रिएट होता है, तो x कौन सा टाइप का डाटा ले सकता है, इंटीजर टाइप का डाटा ही ले सकता है, क्योंकि x इज ए मेमोरी व्हिच इज कैपेबल टू टेक इंटीजर टाइप ऑफ डाटा। सपोज मैंने क्या लिख रहा हूँ कि x इज इक्वल टू ऐसे लिखता हूँ, तो जो कि मेरा एक कैरेक्टर टाइप डाटा है, ठीक है। तो कैरेक्टर टाइप डाटा, इंटीजर टाइप डाटा को मैं नहीं दे सकता, किस लिए ना, x पहले से ही मेरा वेरिएबल किसके अंडर में क्रिएट हुआ है, इंटीजर टाइप के अंडर में क्रिएट हुआ है, एंड x खाली इंटीजर टाइप ऑफ डाटा को एक्सेप्ट करेगा। अगर मैं x को जबरदस्ती कैरेक्टर टाइप डाटा दे रहा हूँ असाइन करने के लिए, तो वो लेगा नहीं उसको, या फिर यहाँ पे x को अगर मैं वो लेगा नहीं ना, प्रॉब्लम होगा। मतलब जैसे कि हम लोग फ्लोट देंगे, फिर भी वो फ्लोट को लेगा नहीं। एक्स इज को अगर मैं 12.5 भी लिखता हूँ, तो वो मे भी उसको 12 खाली लेगा, 0.5 तो लेगा नहीं, इसलिए ना यहाँ पे वो फ्लोट वैल्यू हम लोग यहाँ पे नहीं रख सकते। तो उस हिसाब से जब मैंने किया test1 का वेरिएबल क्रिएट किया मैंने a, इसका मतलब क्या होता है ना, a इज ए वेरिएबल अंडर test1 व्हिच इज ओनली कैपेबल टू टेक test1 टाइप ऑफ डाटा, बट सपोज आई एम ट्राइंग टू इनिशियलाइज सम विद सम अदर रेफरेंस, अदर इंस्टेंशिएट मेमोरी, ओके, कि test2 का एक यहाँ पे एक इंस्टेंशिएट मेमोरी है, इस चीज़ को मैं रेफर कर रहा हूँ a के लिए, तो वो मुझे क्या दिखाएगा, यहाँ पे इनकॉम्पैटिबल टाइप दिखाएगा एरर करके, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अभी अगर हम लोग देखते हैं नॉर्मल, अगर मुझे ये जो इंडिविजुअल डाटा करना है, तो सपोज यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डायरेक्ट इसको ऐसे लिखता हूँ कि test1 a इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, देन test2 b इज इक्वल टू न्यू test2, ठीक है। तो अभी मेरा नॉर्मल a रेफर किया test1 का इंस्टेंस को, एंड b रेफर कर रहा है test2 का इंस्टेंस को। तो अगर यहाँ पे मैं a डॉट एक्स लिख रहा हूँ, यहाँ पे b डॉट एक्स लिख रहा हूँ, तो अभी मुझे नॉर्मल यहाँ पे सब हो गया अभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे आंसर क्या मिलेगा, कंपाइल किया, नो प्रॉब्लम, और इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ, तो a डॉट एक्स मुझे 10 दे रहा है और b डॉट एक्स मुझे 100 दे रहा है। तो ये था मेरा नॉर्मल क्लास का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे खुद के हिसाब से हम लोग यहाँ पे मतलब मेमोरी मतलब जो फंक्शन हम लोग यूज़ करते हैं इसके अंडर में, ठीक है, और वो सब हम लोग खुद के हिसाब से हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो